Hello everyone, hope everybody is healthy and fine. तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स राइट पढ़ने वाले हैं आज हम बैंकिंग का नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, स्टार्ट टू एंड सारे फंक्शन जो सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है, आरबीआई हमारे लिए फॉर इंडिया, वो सारे फंक्शंस को अपन लेंगे इसमें। दैट इज दी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देरी नहीं करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, दैट इज द बैंक ऑफ इशू। जितने भी आप करेंसी नोट्स देखते हो बेटा, वो सब इशू किए जाते हैं किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। मतलब आरबीआई हैज द एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली राइट। ये आरबीआई के अलावा कोई और बैंक ऑथराइज नहीं है करेंसी नोट्स को प्रिंट करने के लिए, राइट? आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। What it says बच्चों, कि सेंट्रल बैंक nowadays have a monopoly. What is monopoly? कि सेंट्रल बैंक हैज दी एक्सक्लूसिव राइट। मतलब इसके अलावा चाहे तो आप कोई भी कमर्शियल बैंक लेंगे, ठीक है, तो वो कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जिसको अथॉरिटी है कि वो अपने नोट्स खुद प्रिंट कर सके। ठीक है, तो केवल और केवल आरबीआई है जो कि ये नोट्स को प्रिंट कर सकता है इन एवरी कंट्री। इन इंडिया आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग and issuing currency notes, right? As we told you, single bank is given the exclusive monopoly right to ensure the uniform। अच्छा, करा क्यों जाता है? देखो, एक ही जगह से जब पैसा सर्कुलेट होता है या फिर एक ही जगह से जब वो प्रिंट होकर के मार्केट में आता है तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। अदरवाइज कितना क्योस होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के अलग नोट्स है, एचडीएफसी बैंक के अलग नोट्स है जो वो खुद प्रिंट कर रहे हैं, है ना? तो इसी चीज को, इसी हिंड्रेंस को खत्म करने के लिए, कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक ही सेंट्रल बैंक है जो कि सारे नोट्स को प्रिंट करता है, एंड दैट इज हैविंग द मोनोपोली और एक्सक्लूसिव राइट व्हिच इज हैविंग द आरबीआई। ओके, नाउ द सेकंड वन इज, अच्छा इसमें से कौन सा नोट है जरूर बताइएगा हमें जो कि अब आज की डेट में प्रिंट नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऐसा नोट है जो कि प्रिंट नहीं होता, राइट? जरूर हमें बताइएगा। नाउ द सेकंड वन इज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। देखिए, एज कस्टमर्स हमारे लिए कौन एडवाइजरी होता है? हमारे लिए कौन है जो वास्तविकता में सारे बैंकिंग के काम करता है? वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स, राइट? चाहे वो पैसे को डिपॉजिट कराना हो या फिर उधार लेना हो, ठीक है, वो सारे काम करना, समय समय पर एडवाइस करना, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करना, ये सब काम हमारे लिए कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए यही परफॉर्म करता है बेटा आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। वेरी गुड। सो एज वी कैन सी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज द बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, अब देखिए आइए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। कहता है आरबीआई इन इंडिया परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बैंकर, agent and advisor to the government. It ensures a safe and intimate connection between public finance, monetary affairs and being convenient and economical। समय समय पर आरबीआई ही है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कब क्रेडिट को बढ़ाना है, कब क्रेडिट को कम करना है मार्केट से। ठीक है, साथ में जितनी भी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज हैं जो आरबीआई द्वारा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, वो सारी पॉलिसीज में भी मदद हमारा कौन करता है? दैट इज आरबीआई ओनली। ओके, ऑल्सो परफॉर्म बिलो फंक्शन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। कौन कौन से? रिसीव्स एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, हम अब हमारे बिहाफ पर कौन है जो भी पेमेंट्स करता है? वो है हमारा बैंक, राइट? ऑनलाइन पेमेंट्स हम जो करते हैं, पैसा जो हम रिसीव करते हैं, तो ये सब काम कौन करता है हमारे लिए? कमर्शियल बैंक। आरबीआई एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सारे परफॉर्म करता है फंक्शंस आरबीआई बैंक किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, राइट? देन अलोकेट शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसीज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमें जरूरत पड़ती है लोन की, वैसे ही आरबीआई को भी गवर्नमेंट को भी लोन की जरूरत पड़ती है, तो उस समय पर लोन्स प्रोवाइड करना ये कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज द गवर्नमेंट, दैट इज द आरबीआई, राइट? The next one is floats public loans and manage public debts. Finally, maintains the banking accounts and balance of the government after disbursement and remittances। कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, ठीक है,
गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको मैनेज करने का काम भी किसका है, वो आरबीआई का है। पैसा कितना गया, कितना आया, कितना किसी को प्रोवाइड करना है, तो सबके बाद में अकाउंट मेंटेन करना भी आरबीआई का ही काम है। एडवाइसेस द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, जितने भी इकोनॉमिक मैटर्स हैं, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, मनी सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, ये आरबीआई ही है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। क्लियर? देन वी हैव एक्ट एज गवर्नमेंट एजेंसी वेयर जनरल एक्सचेंज कंट्रोल इज अफेयर्स। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट के लिए आरबीआई कैसे काम करता है एज एन एडवाइजर, बैंकर एंड एजेंट। क्लियर विद एवरीवन? चले मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कितने भी कैश रिजर्व आप देखते हैं बेटा, उन सब के कस्टोडियन यानी उन सब की देखरेख करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इवन मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो आरबीआई ही है। राइट? तो देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में, कमर्शियल बैंक्स ऑफ अ कंट्री कीप्स अ पार्ट ऑफ देयर कैश बैलेंस इन द फॉर्म डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक as a legal compulsion or convention. They draw the cash balance during the busy seasons and pay them back during the low seasons. These balances are used for clearing purpose. The central banks also help to guide other members banks in the need. तो बेटा समय समय पर, जैसे मैंने आपको बताया था, CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, ये वो पैसा है जो टोटल डिपॉजिट्स में से आरबीआई के पास में जमा कराना पड़ता है हर एक कमर्शियल बैंक को। राइट? ऐसे ही जब जरूरत पड़ती है तो लोन्स प्रोवाइड भी आरबीआई करता है। राइट? ये इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए काम में आते हैं। तो जितना भी कमर्शियल बैंक्स का लोन प्रोवाइड करने की बात हो या फिर कैश बैलेंसेस को मेंटेन करने की बात हो, आरबीआई ही है जो वास्तविकता में सबके लिए कस्टोडियन डील करता है। कहता है बच्चों? ओके, दैट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आवर नेक्स्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैलेंसेस। अच्छा, फॉरेन बैलेंसेस, जितना पैसा बाहर से आया, जितना पैसा बाहर गया, उन सब किसके थ्रू रूट किया जाता है, इसी आरबीआई के थ्रू ही रूट होता है बेटा वो। ठीक है, तो कैसे? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैलेंसेस, द सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है भाई, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है कभी बढ़ता है कभी घटता है, एक फ्लक्चुएटिंग रहता है। राइट? तो ये फ्लक्चुएशन को हैंडल करने का, मेंटेन करने का, स्टेबलाइज करने का काम भी कौन करता है? अगर आरबीआई ये एक्ट ना करे तो आज जो फॉरेन करेंसीज हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकती है। राइट? आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, सेंट्रल बैंक कैप्स गोल्ड and foreign currencies as reserve note issues and met adverse balance of payment with other countries whenever needed. The central bank also maintains the exchange rate fixed by the government and manages। देखो पहले जो फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता था उसके लिए हम यूज करते थे गोल्ड स्टैंडर्ड रेट सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम गोल्ड की वैल्यू से एक्सचेंज रेट फिक्स किया करते थे। समय बीतता गया और इसके बाद में अब जो प्रेजेंटली हम लोग यूज करते हैं दैट इज द मैनेज्ड फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से किसी भी करेंसी की वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट में अप या डाउन करते हैं। राइट? सो दैट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैलेंसेस। जितने भी इंडिया के पास में सब कस्टोडियन कौन है? वो है हमारा आरबीआई। ओके, नेक्स्ट इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। देखिए ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। कहते हैं भाई कि जरूरत पड़ने पर कौन है जो पैसे देगा, जरूरत पड़ने पर कौन है जो पैसे देगा। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, घर में हमें अगर पैसे चाहिए, सपोज कीजिए मम्मा ने मना कर दिया, ठीक है, भैया ने मना कर दिया, दीदी ने मना कर दिया कि भैया हम पैसे नहीं देंगे। फाइनली हम किसके पास जाते हैं? पापा के पास, और पापा हमें मना नहीं करते। राइट? पापा हमें कोई एक चीज की जरूरत है, आप प्लीज हमें थोड़े अमाउंट दीजिए। द सेम वे आरबीआई भी है फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स। कैसे? कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं समय समय पर इनको क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। अब इमीडिएट कैश क्रंच आया, इमीडिएट शॉर्टेज ऑफ कैश आया, और सपोज कीजिए आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी को कॉल किया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को अमाउंट देने से मना कर दिया। नाउ वेयर दिस आईसीआईसीआई बैंक कैन गो? तो ये सीधा डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है आरबीआई। किसको अप्रोच कर सकता है? आरबीआई इसको लोन देने से मना नहीं करता, क्योंकि हर एक बैंक आज की डेट में इंडिया में वो नेशनलाइज है। हर एक बैंक कहां से ऑपरेट होता है? वो आरबीआई से होता है। हर एक कमर्शियल बैंक का खुद का अकाउंट भी आरबीआई में होता है। राइट?
तो दैट इज वाई उनकी सिक्योरिटीज को गिरवी रख के शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा। क्लियर विद एवरीवन? आइए इस बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल बैंक हेल्प्स द मेंबर ऑफ बैंक्स इन स्ट्रेंथन देयर कैश रिजर्व पोजीशन बाय रीडिस्काउंटिंग फर्स्ट क्लास बिल इमरजेंसीज। मेंबर बैंक्स कैन आल्सो टेक मनी और क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म, देखो आगे ना बात, approved short-term securities. These banks can then add this amount to their cash reserves quickly. This way, the member bank can turn their assets into cash or short notices. Such a process promotes elasticity and liquidity in the banking and credit. Thus, we can say that central bank is responsible for meeting commercial banks' urgent and reasonable demand for accommodation. ठीक है जी, इसलिए इसका नाम रखा गया lender of the last resort. Whenever commercial banks fails to accommodate loans or short-term cash from all other commercial banks, ठीक है, तो वो किसको अप्रोच करता है? वो आरबीआई को अप्रोच करता है। एट द टाइम आरबीआई उसकी हमेशा मदद करता ही करता है। दैट इज व्हाई दैट इज सोल्ड द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज द क्लियरिंग हाउस। ठीक है जी, क्लियरिंग हाउस ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, कंसेप्चुअल है तो थोड़ा सा फोकस होकर के अच्छे से आपको इसको समझना। क्लियर? क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या कहता है, आइए एग्जांपल समझेंगे इसको। सपोज कीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स का जो अकाउंट है वो है आईसीआईसीआई बैंक में, मिस्टर वाई का जो अकाउंट है दैट इज इन एचडीएफसी बैंक। ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। अब मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को पैसे देने 10,000 रुपीज, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक चेक दिया। ऑब्वियसली मिस्टर एक्स ने जब वाई को दिया तो ये आईसीआईसीआई बैंक लिखा हुआ होगा इस चेक पर, और यहां लिखा होगा ₹10,000। ठीक है, जैसे ही चेक मिला मिस्टर वाई को, ये चेक आ गया मिस्टर वाई के पास में। अब मिस्टर वाई क्या करेंगे? उसको क्या आईसीआईसीआई बैंक में जाकर जमा कराएंगे? नहीं बेटा, वो अपने बैंक में जमा कराएंगे। और उनका बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। कौन सा बैंक है? ठीक है, अब एचडीएफसी की कहानी सुनिए। एचडीएफसी के पास जैसे चेक आएगा, ठीक है, वो आईसीआईसीआई के बिहाफ पर अपने कस्टमर को 10,000 रुपीज दे देगा। कितना दे देगा बेटा? ठीक है, कहानी क्या बनी कि एचडीएफसी अब आईसीआईसीआई से कितना रुपए लेगा? 10,000 रुपीज। सही बात है। इसलिए कभी भी जब भी चेक हम लगाते हैं बैंक में तो वो कुछ समय लेता है, कुछ टाइम लेता है, ठीक है, क्लियर होने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आपने अभी चेक लगाया और अभी का अभी क्लियर हो गया। इट टेक्स सम टाइम। ठीक है जी, तो चेक लगा आईसीआईसीआई बैंक को, कितने देने? एचडीएफसी बैंक को 10,000 रुपीज। सेम वे इसी को आप थोड़ा सा अपोजिट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को पेमेंट करना है 15,000 रुपीज का। कितने का? ठीक है, तो इन्होंने भी एक चेक काट के दिया। कितने का था वो चेक? 15,000 का। अच्छा, इस चेक पर क्या लिखा था? इस चेक पर लिखा था एचडीएफसी बैंक। ठीक है जी, अब ये जब चेक आया हमारे मिस्टर एक्स के पास में, तो वो क्या एचडीएफसी बैंक में जाएंगे लगाने के लिए चेक? नहीं, वो अपने बैंक में इसको लगाएंगे, विच इज दी आईसीआईसीआई बैंक। सही बात है। तो अब एचडीएफसी बैंक को आईसीआईसीआई को कितने देने बेटा? 15,000 रुपीज। अब क्या ये एक फॉल्स ट्रांजेक्शन नहीं है? थोड़ा ध्यान से देखो कि भाई 10,000 पहले यहां से यहां जाए, तो 15,000 यहां से यहां जाए। इससे बढ़िया क्या ये ना हो जाए कि नेट अमाउंट जो कि 5,000 है वो मिस्टर वाई सीधा सीधा मिस्टर एक्स को दे दे। तो इकोनॉमी में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं फॉल्स ट्रांजेक्शन की, पहले मैं आपको 10 दूं, आपसे 15 लूं, ऐसे फॉल्स ट्रांजेक्शन जो है वो रुक जाएंगे। राइट?
क्योंकि इकोनॉमी में हर एक ट्रांजेक्शन काउंट किया जाता है। फॉर दैट मैटर ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये फॉल्स ट्रांजेक्शन है। या अब इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जो नेट अमाउंट आपने मुझे बताया कि सर एचडीएफसी बैंक जो है, नेट अमाउंट को अपन ग्रीन से अंडरलाइन करते हैं, नेट अमाउंट 5,000 रुपीज अगर आईसीआईसीआई को दे दिया जाए एचडीएफसी के द्वारा, तो सारा अकाउंट का सेटलमेंट हो जाएगा, एचडीएफसी का भी और आईसीआईसीआई का, राइट। फॉर दैट मैटर क्या किया जाता है कि दोनों के अकाउंट्स एक्चुअल में आरबीआई के पास है। भाई आईसीआईसीआई का भी अकाउंट आरबीआई के पास है, राइट। सेम वे एचडीएफसी बैंक का भी अकाउंट आरबीआई के पास है। तो आरबीआई क्या करता है कि एचडीएफसी अकाउंट में से 5,000 हटा के आईसीआईसी अकाउंट में डाल देता है। हो गया जी। अब आपस में सारे ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हो गए। और इसी फंक्शन को कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? याद रहेगा बेटा, इजी है। चलिए आगे देखते हैं। चलो देखो, इसने एक्सप्लेन भी किया आपको, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। The central bank is a banker's bank that keeps the cash balances of commercial banks and helps the member bank. It also responsible for settling the accounts of commercial bank. Its function is that of a clearing house and organization where the banks can offset the mutual claims against one another and make settlement by paying the difference. आगे वो बात जो मैंने आपको समझाई अभी, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है बेटा, जो आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छे से आप नोटबुक में जरूर बनाइएगा ताकि आपको इजीली ये याद भी रहे। क्लियर? नेक्स्ट इट इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देखिए समय समय पर आरबीआई ही है जो ये तय करता है कि कब क्रेडिट ज्यादा प्रोवाइड करना है और कब कम, ठीक है। क्रेडिट ज्यादा प्रोवाइड करना भी गलत है। जैसे इन्फ्लेशन के टाइम पर अगर हम ज्यादा क्रेडिट मार्केट में देंगे तो वो और ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी आएगी। और जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो बेटा बहुत सारी समस्याएं यहां पे देखने को मिलती हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्लियर? सेम वे अगर हम क्रेडिट्स कम क्रिएट कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है और उसमें भी बैंक्स कम क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लॉकडाउन का समय था, अगर वहां पर होम लोन सस्ते नहीं किए गए होते लॉकडाउन के टाइम पर, तो क्या लोग इतना ज्यादा होम लोन लेकर के नए नए घर बनाते? नहीं बनाते, डेफिनेटली। ये इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता इकोनॉमी में। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा, वो हम देखिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सो व्हाट्स कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट सेज? Money and credit can play a huge role in determining income and employment level. Currency expansion and contraction can lead to business fluctuations, right? Credit control is essential since commercial banks generate a lot of credit resulting in higher inflation. So the central bank also controls or oversees commercial banks' credit adjustment. Central banks can influence the deposits of commercial banks by performing open market operation and changing CRR control various. अब ये कैसे क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है आइए देखते हैं, ठीक है। इस कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को करने के लिए कई सारी चीजें हैं जो कि अपनाई जाती हैं कमर्शियल हमारे आरबीआई के द्वारा। तो मेनली इसमें जो आता है बेटा दैट इज द टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के लिए। वन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या फिर, ठीक है, फॉर क्रेडिट कंट्रोल। अनदर इज क्वालिटेटिव, measures of credit control, ठीक है बेटा। यहां पर हम टेक्निक की जगह पर मेजर्स लिखते हैं इसको, ठीक है। तो भाई अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो सबसे पहला आता है कैश रिजर्व
रेशो, शॉर्ट में लिखते हैं CRR। सेकेंड वन इज स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट में लिखा जाता है जिसको LRR। क्लियर विद एवरीवन? आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विट इज थर्ड वन विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट? देन रेपो rate, again we have reverse repo rate। ठीक है, ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसको यूज करता है आरबीआई क्वांटिटेटिव मेजर्स में मनी को कंट्रोल करने के। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी हैं जिसमें सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, सेकेंड वन इज क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज margin requirement, credit rationing. Third one is the moral suasion। moral suasion, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा बेटा उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो देन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच।